हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट करेंगे। और फर्स्ट पार्ट जो है हम वो पहले ही कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था? फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि खाद्य सुरक्षा क्या होती है, अडल्ट्रेशन क्या होती है और संदूषण क्या होता है, किस किस फूड आर्टिकल में किस टाइप की जो है मिलावट की जाती है। तो ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। तो चलिए अब सेकंड पार्ट कवर करते हैं। सबसे पहले खाद्य मानक क्या होते हैं? तो किसी भी देश के अंदर कोई भी अच्छी गुणवत्ता वाला स्वच्छ और पौष्टिक खाद्य की अगर आपूर्ति करनी हो तो उसके लिए क्या है, खाद्य मानक की आवश्यकता होती है। और देश के बाहर भी अगर व्यापार बढ़ाना है, अच्छे पौष्टिक खाद्यों का व्यापार करना है तो उसके लिए खाद्य मानक की आवश्यकता होती है। तो मानक जो है वो 4 स्तर पे होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कंपनी मानक हो गया, ये कोई भी कंपनी खुद बनाती है अपनी यूज़ के लिए। और इनके मानक जो है कंपनी मानक, ये राष्ट्रीय मानकों जैसे ही होते हैं, यानी राष्ट्रीय मानकों की नकल ही होती है। सेकंड है हमारा राष्ट्रीय मानक। तो राष्ट्रीय मानक जो है वो राष्ट्रीय मानक संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे भारतीय मानक ब्यूरो। तो भारतीय मानक ब्यूरो क्या करता है, ISI का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय मानक। तो कोई भी देश जो एक जैसी, जहाँ पे भौगोलिक स्थिति हो, एक जैसी जलवायु हो, वो क्या है कि अपने मानक बना लेते हैं। जैसे यूरोपियन मानक हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये क्या है, यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा बनाया हुआ है और वहाँ पे वो यूज़ करते हैं। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय मानक। तो इसके अंदर आता है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO और CAC कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। ये क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रकाशित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। तो इसके अंदर भारतीय मानक ब्यूरो और एगमार्क दोनों ही क्या है, स्वैच्छिक हैं, यानी वॉलेंट्री है नेचर में। अगर आपने कोई फूड प्रोडक्ट आपने प्रिपेयर किया है और आपको उसका सेल करना है, तो मार्केट वैल्यू बढ़ानी है, तो उसका आप ले सकते हो, सर्टिफिकेशन ले सकते हो भारतीय मानक ब्यूरो का और एगमार्क का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय मानक ब्यूरो की, तो इसमें क्या आता है, ये उपभोक्ता सामग्री के लिए मानक बनाता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस भी आ जाते हैं और फूड आर्टिकल भी आते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस पे ISI का आपने लोगो देखा होगा। भारतीय मानक ब्यूरो क्या करता है, ISI का लोगो देता है, वो आप अपने फूड आर्टिकल पे यूज़ कर सकते हो। और फूड आर्टिकल के अलावा जैसे वाटर बोतल है, उस पर भी आपने देखा होगा। तो लेकिन ये प्रोवाइड कब करता है ISI का लोगो? ये प्रोवाइड तब करता है जब आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो गुणवत्ता पे खरा उतरे, यानी अच्छी क्वालिटी का हो, इसकी कंडीशंस पूरी करे। तो जिस भी फूड आर्टिकल पे ISI का मार्क होता है वो उच्च गुणवत्ता वाले और सुरक्षित होते हैं। ऐसे ही एग मार्क है, एग मार्क भी फूड कमोडिटीज़ पे होता है। जैसे अनाज है, दालें हैं, घी और वनस्पति तेल है। तो वर्तमान में ये 222 जो फूड कमोडिटीज़ है उन पे यूज़ हो रहा है। और जो भी खाद्य पदार्थ है एग मार्क की मार्क के साथ, तो वो अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षित होते हैं। तो इसकी भी 4 ग्रेड होती हैं। जैसे 4 ग्रेड में क्या होता है, ग्रेड 1 जैसे अति उत्तम हो गया, ग्रेड 2 उत्तम हो गया, ग्रेड 3 अच्छा और ग्रेड 4 साधारण। तो किसी भी, जैसे अब फॉर एग्जांपल मुझे घी की मैंने इंडस्ट्री कर ली और मुझे घी की मार्केट वैल्यू बढ़ानी है और कस्टमर बढ़ाना है, तो और फिर मैं उसके लिए एग मार्क में जाऊंगी और वहाँ सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करूँगी। तो अगर मेरा फूड जो है, घी जो है, वो अच्छी कंडीशन में प्रिपेयर हुआ है, साफ़ सफाई है वहाँ पे और अच्छी गुणवत्ता है उसमें, उसकी जांच होगी बाकायदा, जहाँ पे घी प्रिपेयर होता है वहाँ की जांच होगी। और अगर वो गुणवत्ता पे खरा उतरता है तो मुझे लाइसेंस और सर्टिफिकेशन जो है वो एग मार्क के द्वारा मिल जाएगा। मैं एग मार्क का लोगो मेरे घी पे यूज़ कर सकती हूँ। और टाइम टाइम पे वो उसकी चेकिंग होती है। किसी भी टाइम जो है वो इंडस्ट्री पे जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे जांच करने के लिए आते हैं इंस्पेक्शन ऑफिसर और सैंपल लेके लैब में ले जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि अगर वो सैंपल सही पाया जाता है तो आप कंटिन्यू अपना प्रोडक्शन जारी रख सकते हैं, अपना बेचना रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, कहीं भी कोई दिक्कत आ गई कि हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं हो पाई या फिर कुछ मिलावट हो गई घी में, तो अगर ऐसा होता है तो वहीं पे आपका लाइसेंस जो है वो जब्त कर लिया जाता है, आपका प्रोडक्शन वहीं पे रोक दिया जाता है, यानी आप फर्दर घी या कोई फूड आर्टिकल सेल नहीं कर सकते। तो ये सब स्वैच्छिक है, यानी
अगर किसी का मन करता है तो वो सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में खाद्य मानक नियमन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम आया था, जो कि सिर्फ इसका टारगेट था कि अडल्ट्रेटेड फूड की मार्केट में एंट्री ही ना हो, कि किसी भी तरीके से अडल्ट्रेशन को रोका जाए। तो इसके अंदर ये था कि कोई भी फूड आर्टिकल जिसमें अडल्ट्रेशन हो या फिर कोई ज़रूरत से ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज़ हुआ हो, प्रिजर्वेटिव मतलब कोई भी कलरिंग एजेंट अगर एक्सेस में हो या फिर ऐसे ही फ्लेवरिंग एजेंट ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो उस पर कानूनन कार्रवाई हो सकती है। ऐसे ही अगर जैसे फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि ऐड ही हो, अगर कोई चीज़ रिमूव कर ली हो, जैसे मिल्क से क्रीम को हटा लिया, तो वो क्या हो गया। अगर मैं फुल क्रीम बोल के मिल्क सेल कर रही हूँ, बेच रही हूँ, और लेकिन उसमें अगर क्रीम मैंने रिमूव कर ली, तो वो भी फूड आर्टिकल क्या है, अडल्ट्रेटेड माना जाएगा। तो इस कंडीशन में ये काम करता है, और उस अडल्ट्रेटेड चीज़ को वहीं पे उसका बेचना बंद हो जाता है, और कानूनन कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और अगर मेरा फूड आर्टिकल ऐसा है कि जिससे कंज्यूमर की सेहत ख़राब हो रही है, उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ गई है, तो उस केस में जुर्माना और जेल भी हो सकती है। तो ये जो है ये खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर आता है। फिर हमारा बात करें अगर फल और सब्जी उत्पाद आदेश, तो ये 1955 में आया था। ये किस पे लागू होता है, जितने भी वो फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं उन पे लागू होता है। जैसे कैंड फ्रूट एंड वेजिटेबल है, केचप है, सॉसेज है, जैम है, जेली है, चटनी है। तो इसके अंदर भी ये था कि अगर जैसे मैं कोई भी जैम प्रिपेयर कर रही हूँ, जेली प्रिपेयर कर रही हूँ, मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मुझे बेचना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एफपीओ का लोगो उसके ऊपर शो करना ही पड़ेगा। यानी एफपीओ का लोगो जो है वो प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट पे होना ही होना चाहिए। और इसके अलावा मुझे कुछ एक डिस्प्ले भी करना होगा, जैसे लाइसेंस नंबर क्या है, आइडेंटिटी मार्क क्या है, कोड नंबर जो है मेरे फूड पे वो डिस्प्ले होना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मुझे डिस्प्ले करनी है। कोई भी जो मैं यूज़ कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन, वो फॉल्स या मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो लाइसेंस वहीं पे कैंसिल हो जाता है, और पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बंद हो जाती है। तो यानी आपका जो एफपीओ जहाँ पे फूड प्रोडक्ट पे लोगो लोगो होगा, तो वो क्या होता है, वो फूड जो है वो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। नेक्स्ट है मांस खाद्य उत्पादन आदेश। तो इसके अंदर क्या है, इसमें जो भी मांस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे मीट प्रोडक्ट हो गए, तो उस पर ये लागू होता है ये आदेश। और इसके अंदर ये था कि जहाँ पे मीट स्लोटर होती है वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सफाई में मीट कटना चाहिए। और मीट कटने से पहले जो भी एनिमल जिसका मीट स्लोटर हो रहा है उसको पोस्टमार्टम करना है उसका, ताकि वो कोई डिजीज़ कंडीशन में ना हो, कोई ड्रग उसके अंदर ना हो, तो ये सब जांच होनी चाहिए। तो ये सब इसके अंदर आता है। फिर हमारा है वनस्पति तेल उत्पाद आदेश। तो ये 1947 में आया था, और ये वनस्पति मार्गरीन और चर्बी पे लागू होता है। यानी अगर वनस्पति से मार्गरीन बनाया गया, तो उसमें कितना कंसंट्रेशन होनी चाहिए ऑयल की, और साफ और स्वच्छ कंडीशंस में ऑयल बनना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये वनस्पति तेल उत्पाद आदेश के अंदर आया था। फिर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पास हुआ। इसके अंदर क्या हुआ कि इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो ये सारे हमारे अधिनियम है, जैसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम है, वनस्पति तेल उत्पाद आदेश है, फल सब्जी उत्पाद आदेश है, मांस खाद्य उत्पादन आदेश है, ये सबको समेकित करना, यानी इसके अंदर मिला लेना। ये एक सिंगल बॉडी हो गई जो फंक्शन करेगी फूड आर्टिकल के संबंध में, जो सारी चीज़ देखेगी, कोई फूड अडल्ट्रेशन ना हो, कंज्यूमर की सेफ्टी हो। तो ये सारा जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंदर हो गया, मिल गई ये सारे अधिनियम। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। तो ये वही है जो हमने अभी डिस्कस किया है। इसका मुख्य उद्देश्य एक तो ये था कि सभी नियमों को, जो कि मैंने बताया कि समेकित करना, इसके अंदर मिला लिया गया। दूसरा ये था कि कस्टमर की को सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता करवाना। तो इसमें यह था कि साइंटिफिक वे में कोई भी खतरा अगर जहाँ पे भोजन बन रहा है वहाँ पे हो, और किसी भी कंडीशन का कोई पॉइजन ना हो, तो इस चीज़ का आकलन करना और प्रबंधन करना। यानी अगर पहले ये देखना कि कोई ना हो, अगर हो गया हो तो उसको मैनेज कैसे करना है।
तो इसका ये था कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, स्टोर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे फूड होता है, सेल होता है, इन सारी प्रोसेसिंग पे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम काम करता है। यानी हर लेवल पे आपका फूड सुरक्षित होना चाहिए, ये जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम सुनिश्चित करता है। तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ही FSSAI आता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी फूड आर्टिकल बन रहे हैं उन पे FSSAI का लोगो ज़रूर होता है। तो ये लोगो क्यों होता है? FSSAI क्या है, ये सुनिश्चित करती है कि आपका फूड आर्टिकल जो है वो कंटामिनेशन से दूर है और कंज्यूमर के लिए बिल्कुल सेफ़ है। इसमें कोई भी एडिटिव है वो जो है वो एक्सेस में यूज़ नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो है मैगी में पीछे सुना होगा कि लेड ज़रूरत से ज़्यादा था, जो कि टॉक्सिक होता है। तो FSSAI क्या करती है, वहीं पे उसका सैंपल लेके जांच करती है और अगर दोषी पाया जाता है तो वहीं पे जो है सेल वो बंद करवा देती है। तो अब सारा काम कौन करता है? FSSAI। फिर है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक संस्थान, जो हमने पहले भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे दो हमारे जो संस्थान हैं, जैसे कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन। तो ये क्या है, ये 1963 में WHO और FAO के द्वारा बनाया गया था। और ये एक ऐसी इंटरनेशनल संस्था है जिसमें सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि कंज्यूमर की हेल्थ अच्छी रहे, उसको फूड सेफ्टी उसको मिले। और फिर क्या है कि ट्रेडिंग को बढ़ावा देती है, यानी किसी को भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे अपना फूड आर्टिकल का व्यापार करना है तो उसके लिए CSE बनाया गया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई फूड आर्टिकल है बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे उसके लिए CSE का परमिशन लेना पड़ेगा। यानी आपको CSE के स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप बाहर अपनी चीज़ें भेज नहीं सकते। तो ये सारा CSE के अंदर आता है। फिर है राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केंद्र। तो भारत के अंदर जो CSE के अंदर जो कोऑर्डिनेशन बॉडी है वो क्या है? NCCP। तो यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्थित है। तो अगर मुझे बाहर कुछ भारत में अगर मेरे को एक्सपोर्ट करनी है कोई चीज़, तो मुझे NCCP से कांटेक्ट करना पड़ेगा और अपने रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, जो पहले भी आया है। तो ISO क्या है? ISO भी अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाती है और करीब करीब ISO ने अपने 22,000 स्टैंडर्ड बना रखे हैं, जिसमें फूड से रिलेटेड भी स्टैंडर्ड है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टैंडर्ड है और कोई भी टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड भी स्टैंडर्ड है। तो इसके एग्जांपल भी हैं, जैसे ISO ने ISO 9000 एक स्टैंडर्ड बना रखा है, ऐसे ही ISO 22,000 स्टैंडर्ड बना रखा है। तो 22,000 स्टैंडर्ड भी फूड क्वालिटी से रिलेटेड है, यानी आपका फूड जो है वो उच्च गुणवत्ता का होगा, ये सुनिश्चित करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्वैच्छिक है, यानी ये नॉन वॉलेंट्री है और नॉन गवर्नमेंट है। यानी किसी को अगर बाहर व्यापार करना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ISO सर्टिफाइड हो। किसी की इच्छा है कि अपने प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ानी है तो वो ISO से सर्टिफिकेशन ले सकता है। जबकि CSE एक मैंडेटरी बॉडी है, वो ज़रूरी है, उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते ट्रेड, और ये ज़रूरी नहीं है। ये अगर हमने ले लिया तो हमारा प्रोडक्ट उच्च क्वालिटी का माना जाएगा, बस इतना फ़र्क है इसमें। और इसके करीब करीब वही मैंने डिस्कस किया कि 22,000 स्टैंडर्ड है। तो ये भी ये सुनिश्चित करती हैं कि उससे जो सर्टिफाइड जो उत्पाद हैं वो सुरक्षित होंगे और विश्वसनीय होंगे और अच्छी गुणवत्ता वाले होंगे। तो यहाँ पे जो है कोडेक्स और ISO में अंतर भी दिखाया गया है कि कोडेक्स जो है वो राष्ट्रीय नियमन विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है और ये जो है ये स्वैच्छिक है। तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय विकास के उपयोग में लाया ही जाता है और आपको जो है फॉलो ही करना पड़ेगा। फिर कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन में जो परिवर्तन है, यानी वो धीमे होते हैं, बहुत स्लो चेंजेस होते हैं, यानी जो स्टैंडर्ड जो सेट हो गए वो बहुत ही कम चांसेस है कि वो जो है चेंज होंगे। लेकिन ISO के अंदर जो फूड स्टैंडर्ड ये जो मानक बन गए वो हर 5 साल बाद जो है रिवाइज होते रहते हैं, यानी कुछ नया ऐड हो जाता है उनमें कि ऐसा फूड स्टैंडर्ड पहले ये स्टैंडर्ड होता था अब ये हो गया, तो ये ISO के अंदर आता है। और ये क्या है कि अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन करता है और ये जो है वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियों का जो है वर्णन करता है। इसमें क्या है, जो रिवाइज होता रहता है, तो इसमें जितना भी नया कुछ हुआ है प्रेजेंट में, वर्तमान में, तो उसका वर्णन करता है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन। तो ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ये 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। तो WTO का अगर हम मुख्य उद्देश्य देखें तो ये व्यापार से रिलेटेड है, यानी ट्रेड करने में इसका रोल है। तो कहीं भी किसी भी देश को व्यापार करना हो आपस में तो WTO का वहाँ पे रोल बनता है। और कोई भी अगर व्यापार से रिलेटेड कोई झगड़ा हो तो उसको WTO सेटल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी देश ने कोई फॉल्स या अडल्टेटेड चीज़ जो है वो सप्लाई कर दी, ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट हो गया, तो वहाँ पे अगर वो जो कन्फ्यूज़न हुआ है, वो जो झगड़ा हुआ है, वो उसको सेटल कौन करता है? WTO करता है। और हेल्प करता है व्यापार को अच्छे से चलाने में, जो है कि व्यापार अच्छे तरीके से चलता रहे, उसके लिए WTO काम करता है। और WTO समझौते में जो है कमोडिटी भी आती है, और भी कोई सेवाएं हैं, बौद्धिक संपदा है, ये सब शामिल है। फिर किसी भी चीज़ की फूड आर्टिकल की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए क्या होता है? 2 प्रकार के वो होते हैं। जैसे एक तो हो गया खाद्य निरीक्षण, दूसरा विश्लेषणात्मक क्षमता यानी एनालिटिकल कैपेसिटी, और ये हो गया इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के बगैर तो आपको पता ही नहीं लग सकता कि कोई भी खाद्य पदार्थ है वो आपके लिए कितना अच्छा है, कितना खराब है। तो उस कैसे पता लगता है? निरीक्षण से। तो उत्पादकों की मानकों के साथ समनुरूपता को निरीक्षण द्वारा सत्यापित किया जाता है। और इसमें ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी जो खाद्य पदार्थ बना है, प्रोडक्शन हुआ है, उसकी हैंडलिंग हुई है, उसका भंडारण हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो कानून के अनुपालन के साथ हुआ है। और इसमें ये है कि जैसे फूड इंस्पेक्टर्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहीं से भी खाद्य निरीक्षक जिसको हम बोलते हैं, वो कहीं पे भी जाके फूड सैंपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनको कोई कंप्लेन मिली कि ये दुकानदार जो है ये ऐसी खाद्य पदार्थ सेल करता है जिसमें मिलावट है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कलर यूज़ करता है, तो वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर जाता है और अपनी सैंपल वहाँ पे लेता है। और लैब के अंदर जो है उसकी जांच होती है। अगर फॉल्स पाया जाता है, अगर वो ख़राब गुणवत्ता का पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। तो ये सब आता है खाद्य निरीक्षण के अंदर। यानी खाद्य निरीक्षण के बगैर तो ये संभव ही नहीं है कि कोई भी खाद्य पदार्थ की सुरक्षा जो है वो बनी हुई है, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ कंज्यूमर के लिए अच्छा है। तो ये सब होता है खाद्य निरीक्षण के द्वारा। फिर एनालाइज करना, यानी कितनी एनालिटिक क्षमता है। तो एनालाइज हम किसी भी फूड आर्टिकल को कहाँ पे करते हैं? लेबोरेटरी में। और उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक ट्रेंड पर्सनल की, जो भी प्रशिक्षित कर्मचारी हैं उनकी हमें आवश्यकता होती है। और लेबोरेटरी की ज़रूरत होती है। वहाँ पे क्या होता है कि लैब में हर फूड आर्टिकल का जो है वो होता है, एनालाइज होता है। जैसे कोई भी उसकी फिजिक्स क्या है किसी फूड आर्टिकल की, केमिस्ट्री क्या है और खाद्य उत्पादन में किस टाइप का जो है पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो ये सब किससे होता है? एनालाइज करने पे पता लगता है, यानी विश्लेषणात्मक क्षमता से पता लगता है। फिर है खाद्य सुरक्षा संबंध प्रबंधन प्रणालियाँ। तो अगर खाद्य की सुरक्षा हमें मैनेज करनी है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? सबसे पहले है GMP, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। यानी जहाँ पे भी फूड मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे प्रैक्टिसेस अच्छी है कि नहीं है, वहाँ पे डिजीज़ कंट्रोल है कि नहीं है। और जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जो कंपनीज़ में काम करते हैं जहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर होता है, तो वो पर्सनल का हेल्थ कैसा है ये देखा जाता है, वो बीमार तो नहीं है, वो अपनी हाइजीनिक कंडीशन तो मेंटेन कर रहे हैं, हाथ तो वॉशिंग हैंड है, या कोई इन्फेक्शन ना हो, ओपन वुंड ना हो, ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। या फिर वो उनके गारमेंट सुटेबल हो, ग्लव्स वो पहन रखे हों, उन्होंने ज्वेलरी रिमूव कर रहे हों खाने से बनाने से पहले, टोबैको चिविंग ना हो, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हाथों पे लगा के काम ना करे, कोई मेडिसिन स्किन पे लगा के काम ना करे। तो ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर आता है, GMP के अंदर आता है। और साथ में ये भी है कि जहाँ पे जिस ग्राउंड पे जहाँ जिस प्रोमाइसिस में काम हो रहा है वो बिल्कुल साफ़ हो, गार्बेज का कंट्रोल अच्छे से हो। तो ये सब गुड मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन है। यानी जहाँ पे भी मैन्युफैक्चर हो रहा है फूड आर्टिकल वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन हो, ये सब सुनिश्चित करता है GMP। और GMP यानी आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी,
ये एक प्रैक्टिस है। ऐसे ही GHP है यानी उत्तम हस्तन पद्धतियाँ, जिसको हम गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस भी बोल देते हैं, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस भी बोल देते हैं। यानी कि फूड जब हैंडल करते हैं तो वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए। वही जो सेम मैंने बताया कि वहाँ पे जो पर्सनल इन्वॉल्व है वो आपका जो फूड को हैंडल करता है उसकी हाइजीन होना चाहिए, उसकी जो है क्लीनलीनेस होनी चाहिए, और जो प्रोमाइसिस है वो क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल इन्फेक्शन से फ्री होना चाहिए। फिर हमारा आता है HACCP यानी संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु, जिसको हम हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये भी ये सुनिश्चित करता है कि कहीं पे भी जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है वहाँ पे खतरा ना हो। डेंजर एनालाइज होता है, हजार्ड एनालिसिस होता है, और सबसे पहले ये सुनिश्चित करता है कि कोई डेंजर ना हो। अगर हो भी गया हो तो उसको मैनेज कैसे करना है, मैनेज किया जाता है। तो वहाँ पे क्रिटिकल लिमिट जो है वो सेट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क जो है वो पास्चराइज्ड हाई टेम्परेचर पे किया जाता है, 72 डिग्री 0 सेल्सियस, यानी मदर डेयरी के लिए इतना टेम्परेचर सेट किया हुआ है, 15 सेकंड के लिए आपको पास्चराइज करना है। तो ये सुनिश्चित करता है कि उस क्रिटिकल लिमिट पे ही मिल्क पास्चराइज हो रहा है। अगर उससे ज़्यादा या कम है तो इसका मतलब वहाँ पे दिक्कत है, तो फिर उसको करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, सही किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये HACCP के अंदर आती हैं। यानी फूड मैन्युफैक्चर से लेके लास्ट तक कंजप्शन तक फूड सुरक्षित रहे, सेफ रहे, जो ये एनालाइज किसके अंदर किया जाता है, HACCP के अंदर किया जाता है। तो ये हमने उत्तम निर्माण पद्धतियाँ यानी GMP और GSP हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ये भी हमने कर लिया HACCP, आपको बता दिया कि कहाँ पे काम करता है, यानी खतरों को पहचान करता है, और कोई भी अगर खतरा मिलता है तो उसको ठीक किया जाता है। फिर है कि खाद्य उपयोग में रोजगार के अवसर कहाँ है, यानी फूड से रिलेटेड आपके क्या क्या स्कोप हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में विश्लेषण के तौर पे आप काम कर सकते हो, एनालिस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल लैब। फिर है कि खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के तौर पे भी आप काम कर सकते हो, फूड सेफ्टी मैनेजर हम जिसको बोल देते हैं। फिर अभी हमने HACCP का जिक्र किया था, तो वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो ट्रेनर के तौर पे, कि आप ट्रेनर बन सकते हो। फिर क्या है कि शोध एवं विकास विभाग में भी आप जो है जॉब प्राप्त कर सकते हो। फिर ऐसे ही इंटरनल फूड ऑडिटर आप बन सकते हो हैसप में, HACCP में, और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आपको इस सारी जॉब में इस फील्ड में जाना है तो उसके लिए आपको क्या है कि आपको फूड साइंस में आपको डिग्री करनी पड़ेगी, जैसे फूड्स एंड न्यूट्रिशन है उसमें आपने किया, या फिर फूड टेक्नोलॉजी में आपने डिग्री की। तो ये सब करने के बाद आप जो है इस फील्ड में आपके पूरे स्कोप हैं, आपको रोज़गार के अवसर मिल जाते हैं। Thanks for watching video. Please like and subscribe the channel.